में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटेकॉफ को। 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और वही लॉर्ड रिपन ने जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसे समाप्त किए थे 1882 में, और इनके शासनकाल में कारखाना अधिनियम भी लागू किया गया था 1881 में। श्वेत विद्रोह भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और कहेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था? तो ये लागू किए थे लॉर्ड लिटन 1878 में, और समाप्त किए लॉर्ड रिपन 1882 में। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहते हैं? भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहते हैं राजा राम मोहन राय को। मार्ले मिंटो जो सुधार था वो लाया गया था लॉर्ड मिंटो कार्यकाल में 1909 में। नौसेना जो विद्रोह है निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? नौसेना विद्रोह शुरू हुआ था HMIES तलवार जहाज से। और नौसेना जो विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था 1946 में। कहेगा कि भारत का सबसे बड़ा नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में, जिसका नाम कहेगा तो सीबोर्ड हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ा नौसेना अड्डा है। कमाटा गारू क्या था? तो ये कर्नाटक की यात्रा पर भाड़ा पर लिया गया एक जहाज था जो कि भाड़ा पर लिए थे बाबा गुरुदत्त ने। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी किए थे 6 अप्रैल 1930 में। स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 और 9 अगस्त 1942 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 में। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो ये राजी की थी महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला है। कहेगा प्रथम कैबिनेट मंत्री भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएंगी राजकुमारी अवनीता कौर, और ये स्वराष्ट्र मंत्री थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, या किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला हो जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। इन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। और कांग्रेस के प्रथम महिला कहेगा तो एनी बेसेंट थी अध्यक्ष, जो कि कलकत्ता अधिवेशन के 1917 में बनी थी। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो ये की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक के, जो कि 1939 में किया गया था। भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे भगत सिंह। आजाद हिंद फौज के गठन किया गया था 1942 में। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1925 में, और ये गठन किए थे एम एन राय ने। वही कहेगा वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में किसने किया था? वेदांत कॉलेज का स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए थे 1828 में। और आत्मीय सभा की स्थापना कब किए थे? तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? तो ये बोले थे महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। द इंडिपेंडेंट कहेगा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। द इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। और इसका कहेगा कि द इंडिपेंडेंट पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? इलाहाबाद में। और कब? तो 1919 में। जो कांग्रेस के दूसरी बार अधिवेशन हुआ था बिहार में, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था गया 1922 में, जिसका अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ बांकीपुर, जो कि 1912 में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहला गवर्नर बने थे। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किए थे चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली। मोहम्मद इकबाल ने तराना-ए-हिंद के गठन किए थे। मोहम्मद इकबाल तराना-ए-हिंद के गठन किए थे। और वही कहा कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किसने किया था? तो ये किए थे सर सैयद अहमद खान। डेट कहेगा तो 1875 में। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? तो ये हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। होम रूल लीग के गठन किए थे बेटी तिलक और एनी बेसेंट 1916 में। हिंदू महासभा का गठन किया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा। डेट कहेगा तो 1915 में। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का नाम बदलकर जस्टिस पार्टी कर दिया गया था। 1905 में द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गठन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो ये रंगपुर से हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। और चावल के साथ कोल्डियावा भी होता है। चावल का साक्ष्य कहेगा पहली बार कहाँ से मिला था? तो कोल्डियावा से हो जाएगा। कोल्डियावा और रंगपुर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यहाँ से मिला है। कहाँ से एक मूर्ति मिला है? और ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहेगा तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा से शब्द अपनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनीवाली से, जो कि हरियाणा में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर। वैदिक काल में निम्नलिखित में से
किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? तो ये हो जाएगा शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। वैदिक काल के कार्यकाल कहेगा तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक के कार्यकाल कहेगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल में पहली बार लोहा का प्रयोग किया गया था। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोदी गई थी? यानी कि अग्नि पूजा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबांगा और लोथल दोनों हो जाएगा। कालीबांगा से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। और घोड़े का जो अवशेष मिला है कहाँ से मिला है? तो ये मिला है सुरकोटदा से। और ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर जो है ये महाराष्ट्र में है और ये सिंधु सभ्यता की पूर्वी बिंदु थी। चनउद्रव कहेगा तो ये पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निमकाचार्य को दिया जाता है? निमकाचार्य कहेगा तो ये द्वैतवाद के समर्थक थे। और वही शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शुद्ध द्वैतवाद के कहेगा तो वल्लभाचार्य हो जाएंगे। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कहेगा तो माधवाचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के कहेगा तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे। आपसे देख लेते हैं। द्वैतवाद के कहेगा तो निमकाचार्य हो जाएंगे। शुद्ध द्वैतवाद के कहेगा तो वल्लभाचार्य हो जाएंगे। और द्वैतवाद के प्रवर्तक थे माधवाचार्य और विशिष्टवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। भारतीय संविधान के जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद कहेगा तो 12 से 35 तक है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 में है। अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता का अधिकार 29-30 में है। संपत्ति के अधिकार को पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, अब उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है और संपत्ति का अधिकार फिलहाल 300 के कम में रखा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? बोल रहा है कि किस भाग और किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद कहेगा तो 5 से 11 तक। नागरिकता कहेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। और भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। यानी कि भारत में कहेगा कौन सी नागरिकता लागू है? तो एकल नागरिकता लागू है। भाग 1 क से क तक है। भाग जो 1 है अनुच्छेद 1 से 4 तक है और इसमें राज्य और संघों का उल्लेख मिलता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और ये 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 16 नंबर हो जाएगा कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो ये मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कृषि एवं पशुपालन कहेगा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 के क में। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से और मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। छठी अनुसूची क्या है? तो छठी जो अनुसूची है इसमें 4 राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। और ये 4 राज्य हो जाएगा एटीएम, मिजोरम, ये ठीक है। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से मेघालय और एक मिजोरम। ये 4 राज्यों के जनजाति प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। आगे देखेंगे 17 नंबर निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो सदन हो जाएगा राज्यसभा। ये सदन, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और राज्य का संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं अनुच्छेद 93 के तहत। और राज्यसभा के कहेगा सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। विधानसभा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 170 में। वही विधान परिषद कहेगा तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। विधानसभा हो जाएगा 170। मंत्री परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 74 के तहत। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं संसद। और संसद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 79 के तहत। भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 52 में है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 124 के 1 के तहत। प्रथम कहेगा कि विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग के गठन किया गया था अधिनियम 1833 के तहत 1834 में। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए कौन प्राधिकृत है? यानी कि कौन किसी धन विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। और वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में और वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है किसमें? तो अनुच्छेद 280 में। देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य हैं
1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। और विधान परिषद के सदस्य का जो न्यूनतम आयु है तो ये होता है 30 वर्ष। और विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कहेगा तो 25 वर्ष होता है। विधान परिषद में कम से कम जो है न्यूनतम कहेगा, विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य की जनसंख्या कितनी हो सकती है 40। और वही विधानसभा के न्यूनतम कहेगा तो 60 सदस्य हो सकते हैं न्यूनतम। और कुछ राज्य में अपवाद भी है। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये हो जाएंगे महबूब अल हक, और ये पाकिस्तान के थे। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब अल हक का। मानव विकास सूचकांक पेश करने वाले भारत के कहेगा प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम भारतीय कहेगा कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे, और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में, और इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। अर्थशास्त्र के पिता कहेगा किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा आयकर। आयकर जो है केंद्र सरकार के लिए एक राजस्व का स्रोत नहीं है। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है, और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कहेगा तो रेखी समिति हो जाएगा। वांछित समिति का संबंध हो जाएगा प्रत्यक्ष कर से, जो कि निगम कर और भू राजस्व कर ये सभी प्रत्यक्ष कर है, और सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर कंपनी का जो शुद्ध आय है उस पर लागू होता है। आगे देखेंगे भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? यानी कि वैट किस राज्य में भारत में पहली बार लागू हुआ था? तो राज्य हो जाएगा हरियाणा। और झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। और वैट जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। सबसे छोटा कहेगा तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोवा। और सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात, और गुजरात के बाद कहेगा तो चेन्नई हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका के देश हो जाएगा अर्जेंटीना, और यहाँ के घास मैदान को पम्पास कहते हैं। मध्य एशिया के घास के मैदान को स्टेपिज कहेंगे, और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो प्रेरी कहते हैं। और अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं वेल्ड, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं, और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। क्षारीय जो मिट्टी है उसे उपजाऊ बनाने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। काली मिट्टी का अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी है, और इसमें सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? तो कपास का। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कहेगा तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, और इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, और कार्बनिक पदार्थ की भी मात्रा अधिक होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी कहेगा तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे देखेंगे 26 नंबर है, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में स्थित है। खंबात की खाड़ी का पहले नाम कहेगा तो कैमे की खाड़ी भी था। मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है, और यहाँ जो व्यक्ति रहते हैं उनकी भाषा मलयालम है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील स्थित है अमेरिका में। और सबसे खारा पानी की झील कहेगा तो तुर्की में स्थित है, जिसका नाम है वान झील। ये विश्व में सर्वाधिक खारे पानी के झील है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो ये भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित है। इराक का कहेगा प्राचीन नाम क्या था? तो मेसोटोपिया। इराक के प्राचीन नाम हो जाएगा मेसोटोपिया। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो नागार्जुन सागर बांध है ये गोदावरी नदी पर नहीं है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर स्थित है, राज्य कहेगा तो आंध्र प्रदेश में। और गोदावरी नदी पर स्थित बांध हो जाएगा पोचमपाद बांध, और ये भी आंध्र प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पे पंजाब राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, गुजरात राज्य में। हीराकुड बांध कहेगा तो महानदी पे, और राज्य कहेगा तो उड़ीसा में है। आगे देखेंगे पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पे होता है? तो ये होता है नीलगिरी के पहाड़ियों पर। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंचा चोटी कहेगा तो इसका नाम है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची कहेगा तो अनैमुदी पर्वत हो जाएगा, जो कि अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। और अनैमुदी के ऊंचाई कहेगा तो 2695 मीटर हो जाएगा। कोडाई कनाल जो पर्वत है ये पालनी पहाड़ी में सम्मिलित है, यानी पालनी पहाड़ी के अंश है। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम की पहाड़ी केरल राज्य में है, और इसे इलायची पहाड़ी के उपनाम से भी जाना जाता है। 30 नंबर हो जाएगा शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मिरित्य घाटी किस देश में स्थित है? शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मिरित्य घाटी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका में।
चिली कहाँ स्थित है? तो चिली जो देश है ये दक्षिण अमेरिका के समृद्ध देश है। साइबेरिया क्षेत्र कहाँ है? तो ये यूरोप और एशिया के जो भाग है उसे साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं। अफगानिस्तान में जो पंचशील घाटी है यह अफगानिस्तान में स्थित है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। जो आजाद दस्ता के स्थान था वो नेपाल और गठन नेपाल में हुआ था, कार्य क्षेत्र कहेगा तो संपूर्ण भारत है। आजाद दस्ता का गठन हुआ था नेपाल में, कार्य क्षेत्र हो जाएगा संपूर्ण भारत। आजाद दस्ता का गठन किए थे जयप्रकाश नारायण। इनका उप 32 नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक धरोहर और स्थान और स्थल है जिसको मिलान करना है। और कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो इसमें एलिफेंटा की गुफाएं सुमिलित नहीं है, ये कर्नाटक में नहीं, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी स्थित है उत्तर प्रदेश में। सुंदरबन नेशनल पार्क कहेगा तो पश्चिम बंगाल में। और भारत के सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कहेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और सबसे छोटा कहेगा तो रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सूर्य मंदिर ये स्थित है उड़ीसा में। कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है और इसे बनवाए थे नरसिंह देव प्रथम ने। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, स्टेनोस्फीयर पृथ्वी के ऑस्ट्रोडियम नवासी के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक शयान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। आपसे पढ़ते हैं, स्टेनोस्फीयर पृथ्वी के ऑस्ट्रोडियम नवासी के ऊपरी हिस्सों का अत्यधिक शयान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ पे होता है? आयोडीन जो 131 समस्थानिक है इसका प्रयोग किया जाता है घेंगा रोग में या थायराइड जो कैंसर है इसके उपचार में। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकीमिया के उपचार में। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, ये सही है। गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है, यह भी सही है। और यह दूध में नहीं पाया जाता है, यह भी सही है। यह मानव शरीर से संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, ये सही नहीं है। 1, 2, 3 जो है ये सही है। और विटामिन सी कहेगा कहाँ पाया जाता है? तो संतरा में पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम कहेगा तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और इसका कार्य कहेगा तो घाव को भरने में इसका कार्य है, यानी कि मानव शरीर के घाव को भरने में भाग लेता है विटामिन सी। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं ऊंचे ताप को मापने के लिए। अपेक्षित आर्द्रता का माप किया जाता है हाइग्रोमीटर से। और अपेक्षित घनत्व कहेगा तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता हो जाएगा हाइग्रोमीटर से, घनत्व हो जाएगा हाइड्रोमीटर से। और वह मंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। और मीटर में कहेगा तो 10 के पावर -6 मीटर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगी यदि मनुष्य क्या होगा? तो वह एक पैर पर खड़ा होगा तो मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब अधिक होगा। और कम कब होगा? जब वो लेट जाएगा तो मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया जो बल होगा दाब का होगा, दाब कम हो जाएगा। जब एक पैर पर खड़ा होगा तो दाब अधिक होगा और जब लेट जाएगा तो कम हो जाएगा। पृथ्वी जो है ये सूर्य से 109 जो सूर्य है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें जो श्रृंखला होती है यह नियंत्रित होती है और परमाणु बम में श्रृंखला क्या होती है? तो अनियंत्रित होती है। परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में कहेगा नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम और बोरोन का छड़ का। और मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल और ग्रेफाइट का। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किए थे चार्ल्स न्यूटन। और गति के नियम भी न्यूटन दिए थे। कंप्यूटर का आविष्कार किए थे चार्ल्स बैबेज 1946 में। और प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में। मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं वो कैसे ठीक किया जाता है? तो ये अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। आपको निकट दृष्टि जब दोष हो जाएगा तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है। और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना के पीछे बनता है। और दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस लगाकर। आगे देखेंगे 41 नंबर है, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट क्या दर्शाता है? तो अचानक जो गिरावट है ये आंधी एवं तूफान का आना दर्शाता है। और जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तो मौसम साफ रहेगा। और जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो उसमें वर्षा होने की संभावना होती है। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वही डायनेमो क्या करता है? तो इसका अपवर्तित होता है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है हीटर। और ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है थर्मोकपल। आगे देखेंगे
ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है तो ब्रोमीन एक अधातु है और ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में आ जाती है। और वही कहेगा कि कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में आ जाता है, तो ये हो जाएगा पारा, और अधातु कहेगा तो हो जाएगा ब्रोमीन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहेगा तो ये रंगहीन गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये रंगहीन गैस है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाइड्रोजन की खोज हुआ था 1766 में, किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश किए थे, और इसे आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। भविष्य के ईंधन भी कहेगा तो हाइड्रोजन ही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, तो इसके प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा, जिसकी प्रतिशत है 78%। मनुष्य में विरिक तंत्र का एक भाग है, ये हो जाएगा उत्सर्जन के लिए। मनुष्य में विरिक तंत्र जो है ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो उत्सर्जन के लिए, और श्वसन के लिए प्रयोग होता है फेफड़ा। यकृत किसके लिए है, तो पोषण के लिए। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो एटीपी से एडीपी में परिवर्तन। तत्काल ऊर्जा के लिए मानव को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, और इसमें कौन कौन से तत्व रहता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक हो जाएंगे जय और अजय। जय और अजय। पारिस्थितिकी शब्द पहली बार किसने दिया था, पारिस्थितिकी शब्द पहली बार दिए थे अर्नेस्ट हैकेल ने, और वही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पहली बार किसने दिया था, तो एजी टांसले दिए थे। आगे देख लेंगे 48 नंबर हो जाएगा, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, तो जहाज जो हल्का ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि जो नदी के जो घनत्व होता है वो क्या होता है, समुद्र से, नदी से जो समुद्र का घनत्व होता है अधिक होता है। समुद्र का घनत्व नदी से अधिक होता है, इसके कारण जो जहाज है थोड़ा ऊपर उठ जाता है। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, और एक्स किरण के खोज किए थे रोएंटगन ने। दृश्य किरण के खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने। गामा किरण के खोज किए थे पॉल बिलार्ड, और अवरक्त किरण के खोज किए थे विलियम हर्शेल। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्योंकि विद्युत मोटर में अगर आप कम वोल्टेज पे चलाइएगा तो ये जल जाता है, क्योंकि वोल्टेज कम होने पर विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगता है। कुछ ऑनलाइन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं। सूर्य का व्यास है, सूर्य का व्यास सबको बताना है कितना है, तो 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है, या 13 लाख गुना, लगभग 13 लाख गुना, या पृथ्वी से 109 गुना। पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है, यानी पृथ्वी को जो सूर्य का ताप का कितना भाग मिलता है, तो 2 अरब भाग मिलता है। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरब भाग मिलता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। आगे देखेंगे, वही बाह्य ग्रह कहेगा तो इसमें हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कहेगा तो बुध हो जाएगा, और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कहेगा तो शुक्र हो जाएगा, और सूर्य पृथ्वी दोनों से सबसे दूर ग्रह हो जाएगा वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं। पृथ्वी जो ग्रह स्थित है मंगल एवं शुक्र के मध्य, और क्षुद्र ग्रह स्थित होता है मंगल और बृहस्पति के बीच। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने वाला ग्रह कहेगा तो शुक्र और अरुण, ये उल्टा दिशा में घूमता है। तो वैसे ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है तो ये बुध और शुक्र हो जाएगा। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह कहेगा तो बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। आगे देखेंगे, किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना होता है, यानी कि बुध पर चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है। सबसे गर्म में चमकीला ग्रह कहेगा तो शुक्र ग्रह है, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपलब्धि भी है। कौन सा ग्रह घनत्व आकार से लगभग पृथ्वी के समान है, तो ये शुक्र हो जाएगा, इसे पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। और फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किस ग्रह का है, तो मंगल के। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, तो ये स्थित है मंगल ग्रह पे। सर्वाधिक घनत्व वाला कहेगा पृथ्वी, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये पृथ्वी हो जाएगा, और न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटन। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कहेगा तो शनि हो जाएगा। वर्तमान में इसकी उपग्रह की संख्या कितना है, तो 145 है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो विलियम हर्शल किए थे 1781 में। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह या गैसों वाला ग्रह कहेगा तो अरुण हो जाएंगे, और इसका खोज किए थे विलियम हर्शल 1781 में। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, जोहान गैले किए थे 1846 में। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का संघन बादल छाया रहता है, तो अरुण। सौर मंडल की खोज कहेगा तो किसने किया था, तो कोपरनिकस किए थे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कहेगा तो चंद्रमा हो जाएगा, जिसे जीवाश्म उपग्रह कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो घूर्णन के गति के कारण, और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है तो परिक्रमण के कारण।